मैं साइंस की तरफ से और आप देख रहे हैं एमएससी जूलॉजी वर्ल्ड। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज की वीडियो हम डेवलपमेंट बायोलॉजी के लेने वाले हैं और डेवलपमेंट बायोलॉजी का आज की वीडियो में हम बेसिक पोर्शन कवर करेंगे। बिना बेसिक के डेवलपमेंट बायोलॉजी को पढ़ना इतना ही मुश्किल है जितना 2024 के चुनाव में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना। तो अब आप समझ गए कि कितना मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्लीवेज से लेते हैं। क्लीवेज क्या है, क्लीवेज की ज़रूरत क्यों होती है, हम ये देखेंगे। तो देखिए, क्लीवेज जो होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की लेट गैस्ट्रुलेशन फेज के दौरान होता है और माइटोसिस जो होता है वो नॉर्मल केस में होता है। दूसरा बेसिक अंतर कि मान लीजिए एक जाइगोट एक 2n सेल है और उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट 100 ml है। तो उससे अब ब्लास्टोमियर आपने बनाए हैं और जितने भी ब्लास्टोमियर बने हैं, खास बात उनके टोटल साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की जो टोटल वैल्यू है वो 100 ml ही बनी रहती है और उनका जो साइज़ है उसमें ग्रोथ नहीं होती है। जो साइज़ क्लीवेज के दौरान उनका बना रहता है, जो स्मॉल साइज जो उनका बना रहता है, उतना ही साइज उनका मेंटेन रहता है, उसमें ग्रोथ नहीं होती है। अगर हम सोमेटिक डिवीजन में सॉरी आप सोमेटिक सेल में माइटोटिक डिवीजन की हम बात करें तो माना कि इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट 100 ml था। ये एक सोमेटिक सेल है। इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, दो सेल्स बनी, इनका साइज छोटा हो गया और इनको जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसकी जो क्वांटिटी है हाफ हाफ दोनों में डिवाइड होगी। लेकिन इनमें डेवलपमेंट होता है। इस सेल्स का साइज जो होता है वो ग्रो करके अपने पेरेंटल सेल के जितना हो जाता है और जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो भी अपने पेरेंटल सेल के जितना हो जाता है। लेकिन हमने देखा क्लीवेज में साइज जो होता है वो ग्रोथ उसमें नहीं होती है, साइटोप्लाज्मिक जो ग्रोथ है वो भी नहीं होती है। ये क्लीवेज। और इसमें आगे जो है ये बेसिक डिफरेंसेस हैं दोनों में, क्लीवेज में और माइटोसिस में। इन बेसिक डिफरेंसेस के अलावा क्लीवेज और माइटोसिस जो होता है उसको एक समान माना जा सकता है। आप देखते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जाइगोट तक की आप कहानी समझते हैं कि एक एग था, एक स्पर्म था, दोनों जो है हैप्लॉइड होते हैं दोनों में। और उसके बाद एक 2n सेल बन जाती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं फर्टिलाइजेशन के द्वारा। जाइगोट में पहला क्लीवेज प्रोसेस जो होती है स्टार्ट होती है, उसके बाद में मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टूला बनता है और फिर उसके बाद में गैस्ट्रूला बन जाता है। अगर ब्लास्टूला से ब्लास्टोपोर बनता है तो उसको ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनता है तो उसको प्रोटोस्टोमिक एनिमल कहते हैं। जैसे इसमें जो लोअर कोर्डेट वाले हैं वो सारे आ जाएंगे, वो इनवर्टिब्रेट वाले उनकी बात कर रहा हूँ। और एनस से अगर ब्लास्टोपोर से पहले एनस बनता है तो उसको ड्यूटेरोस्टोमिक एनिमल्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन की हमने बात की। मोरूला की मैं एक बार बात करूँ तो ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। ब्लास्टोमियर के बनने से ये एक सॉलिड संरचना होती है। इसके अंदर के जो ब्लास्टोमियर है उनमें एडेसिव और कोहेसिव फोर्स आउटसाइड लगते हैं, जिसकी वजह से जितने भी जो ब्लास्टोमियर हैं ये सारे जो आउटसाइड की जो मैं कहूँ परिधि जो होती है उस पर अरेंज हो जाते हैं और अंदर जो एक खाली कैविटी होती है उसको ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। ऊपर वाला पोल एनिमल पोल और नीचे वाला वेजिटल पोल हो जाता है। पोल बनने से एक्सिस जो फॉर्मेशन होती है, हेड बनाना है, टेल बनाना है, आपको लिम्स जो है इनका फॉर्मेशन करना है, तो एनिमल पोल और वेजिटल पोल जो होते हैं ये एक्सिस फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनका ब्लास्टूला के दौरान ही जो एक्सिस फॉर्मेशन के लिए जो एनिमल पोल और वेजिटल पोल जो होता है उनका निर्धारण हो जाता है। इसके बाद में हम गैस्ट्रूला की बात करेंगे। तो देखिए, गैस्ट्रूला में जो वेजिटल पोल होता है ये एनिमल पोल की तरफ थोड़ा थोड़ा धंसने लग जाता है। धंसने पर ये जो नीचे की तरफ एक गड्ढा सा बन जाता है, इसको आर्केंट्रॉन कहते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल बनाने में सहायता करता है। और ये जो दोनों सिरे जो होते हैं इनकी बीच की जो दूरी है इसको ब्लास्टोपोर कहा जाता है। और इसी ब्लास्टोपोर की हम बात कर रहे थे कि इससे पहले माउस बनता है या एनस बनता है। और बाकी की जो ब्लास्टोसील कैविटी है ये आप इसको देख सकते हैं, ये एजिट होती है। हालांकि इसका साइज जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये हमने बात कर ली कि भाई ये जो है ये एक सॉलिड संरचना होती है। इसमें 816 ब्लास्टोमियर होते हैं। एडेसिव और कोहेसिव फोर्स के कारण, खिसकने के कारण एक कैविटी फॉर्म हो जाती है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। और आपने ब्लास्टूला देख लिया। मैमल में ब्लास्टूला को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर को आप एक बार थोड़ा सा और देखिए। ये सेल्स ऑफ रोबर जो होती हैं, ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स हैं, इनके द्वारा आईसीएम यानी इनर सेल मास का फॉर्मेशन होता है, जिसको आप एम्ब्रियोनिक नोब भी कह सकते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क भी कहा जा सकता है। और जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स, ये जो बाहरी आवरण है, बाहरी जो लेयर है, इस पर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती हैं।
इस कैविटी को एल्ब्यूमिन कैविटी कहा जाता है और इस कैविटी में जो फ्लूइड होता है उसको एल्ब्यूमिन फ्लूइड कहा जाता है, जो जिसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ये कुछ बेसिक जानकारी आपके लिए है कि जाइगोट जो फर्स्ट सेल होती है और उससे 32 ब्लास्टोमियर की स्टेज बनती है, उसमें 6 से 7 दिन लग जाते हैं। पहला क्लीवेज पहले दिन, दूसरा क्लीवेज दूसरे दिन और तीसरा क्लीवेज तीसरे दिन पे होता है। ट्रोफोब्लास्ट के फंक्शन की मैं बात करूँ तो ये कुछ एंजाइम सीक्रेट करती है। आप जानते हैं कि एपिथेलियम जो होती है, एंडोमेट्रियम की जो एपिथेलियम होती है, उसको मेल्ट डाउन करने के लिए कुछ एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं। तो वो एंजाइम जो होते हैं वो ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी होता है ना जी। और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्ब्यूमिन फ्लूइड फ्रॉम यूटेराइन स्ट्रोमा, तो वहाँ न्यूट्रिएंट के लिए यूटेराइन स्ट्रोमा से एल्ब्यूमिन फ्लूइड का जो एब्जॉर्प्शन है वो ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा किया जाता है। तीसरा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है उसकी रिलीजिंग ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा होती है। और HCGH हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है, उसको बनाए रखता है। और कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ICM आपने पढ़ा था, एपिब्लास्ट आउटर जो लेयर है उसको, हाइपोब्लास्ट इनर लेयर जो है उसको हम बोलेंगे। ICM नाम आप कम देखेंगे, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट नाम है ये आप बार बार सुनेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या है। आउटर लेयर ऑफ ICM इज नाउन एज एपिब्लास्ट एंड इनर लेयर ऑफ ICM इज नाउन एज हायोब्लास्ट सॉरी। इन लेयर से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, अतः कंबाइंडली इन जो लेयर्स हैं इनको एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं। उसके बाद में ट्रोफोब्लास्ट की आउटर लेयर को आप सिंसाइसियो ट्रोफोब्लास्ट भी कह सकते हैं और साइटोट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है इसके इनर लेयर को। तो अगर कभी ये नाम आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। गैस्ट्रुलेशन की बात करें तो गैस्ट्रुला फॉर्मेशन गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। इस दौरान 2 इंसिडेंट होती है, पहला डिफ्रेंशिएशन और दूसरा मॉर्फोजेनिक मोमेंट। डिफ्रेंशिएशन से आप समझ गए कि जो ब्लास्टोमियर्स होंगे उनका काम निर्धारित होगा, उनमें डिफ्रेंशिएट हो जाएगी कि कौन सी ब्लास्टोमियर क्या काम करेगी, इसको डिफ्रेंशिएट होना कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ब्लास्टोमियर डिफ्रेंशिएट हो जाएगी कि उससे एक्टोडर्म बनेगी, एंडोडर्म बनेगी या वो मीजोडर्म में बदलेगी, इसको डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट का मतलब है कि सारी ब्लास्टोमियर जो होती हैं वो अस्त व्यस्त इधर उधर बिखरी रहती हैं। तो गैस्ट्रुला में जो सारी ब्लास्टोमियर होती हैं उनमें मॉर्फोजेनिक मूवमेंट पाई जाती है। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट की वजह से उनका रीअरेंजमेंट होता है। जिस जगह, मैं आपको बेसिक भाषा में बताऊं तो जिस जगह जिस ऑर्गन का फॉर्मेशन होना होता है और जो ब्लास्टोमियर जिस ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा वो उसी जगह पहुंच जाएगा। जैसे मान लीजिए वेजिटल पोल का डिसाइड करना है, तो वेजिटल पोल डिसाइड करने के लिए जो ब्लास्टोमियर वेजिटल पोल को डिसाइड करेगी वो वेजिटल पोल पे पहुंच जाएगी। जो एनिमल पोल को डिसाइड करेगी वो एनिमल पोल पे पहुंच जाएगी। जिससे हार्ट बनना है वो थोड़ा ऊपर की साइड आ जाएगी। जिससे लिम्ब फॉर्मेशन, पैर बनना है, पैर की अंगुलियां बनना है, वो नीचे की तरफ चली जाएगी। तो जो भी ब्लास्टोमियर का जो भी काम है वो अपने निश्चित जगह निश्चित स्थान पे अरेंज हो जाएगी। और किसकी सहायता से होगी? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट की सहायता से होती है। दो प्रोसेस हमने बताई, एक एपीबोली एक एम्बोली। एपीबोली का मतलब एक्टोडर्म का बनना, एम्बोली का मतलब एंडो और मीजोडर्म का बनना। ये आप ई और एम से याद रखेंगे, एंडो और मीजोडर्म का फॉर्मेशन। नॉर्मल केस में तो पहले एपीबोली होती है बाद में एम्बोली होती है, लेकिन बात करें सिलेंट्रेट, इंसेक्टा और मैमल की, तो सिलेंट्रेट, इंसेक्टा और मैमल में पहले एम्बोली होती है और उसके बाद में एपीबोली पाई जाती है। अब और बात करते हैं एक्स्ट्रा एक्टोडर्म, एक्स्ट्रा एंडोडर्म और एक्स्ट्रा मीजोडर्म की। तो देखिए ये सारी एक्स्ट्रा जो होती हैं ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। एक्स्ट्रा क्या फॉर्मेशन करेंगी? एक्स्ट्रा फॉर्मेशन करेंगे जो क्या बनाएगा? प्लासेंटा बनाएगा। सोमेटिक एक्टो, सोमेटिक एंडो, सोमेटिक मीजो। सोमेटिक है सारी, तो क्या बनाएंगे? सोमेटिक का मतलब होता है दैहिक कोशिकाएं। सोमेटिक से ये मीनिंग निकाला जाता है कि दैहिक कोशिकाओं के लिए यूज होता है। तो सोमेटिक ये शरीर का निर्माण करेंगी, ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगी, यानी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगी। ये आपने देख लिया। अच्छा, ये सारी जो गणित है ये यूटेराइन स्ट्रोमा में चल रही है। जो यूटेराइन जो होता है ओवेरी में, जो यूटेराइन स्ट्रोमा है, आप यूटेराइन स्ट्रोमा की ये सारी गणित देख रहे हैं। यूटेराइन स्ट्रोमा में ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे पड़ा है, आप इसको देख सकते हैं। ये सेल्स ऑफ रोबर यहाँ पे देख रहे हैं, ये ICM आप देख रहे हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट आप देख रहे हैं। तो क्या होता है कि जो ICM इसका होता है वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाता है। इसमें आउटर लेयर ये आप देख सकते हैं, ऊपर एपीब्लास्ट बन गया, नीचे हायोब्लास्ट बन गया। तो ये क्लियरली इसमें दो सेल्स का एक लेयर बन जाता है, जिसकी सेल्स का साइज और शेप अलग अलग होता है। एपीब्लास्ट में कोलमनर सेल्स होती है, इसमें ट्यूबोइडल सेल्स होती हैं। चूंकि इसी से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो इसको एम्ब्रियोनिक डिस्क कहा जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो ट्रोफोप्लास्ट की सेल्स होती हैं, ये आपने कहा था ये ट्रोफोब्लास्ट है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स होती हैं
सेल्स ऑफ रोबर, उनकी ही द्वारा ये एम्नियोजेनिक जो सेल्स होती है उनका फॉर्मेशन होता है। सेल्स ऑफ रोबर, ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स ऑफ रोबर से एम्नियोजेनिक सेल्स निर्मित होती हैं। और एम्नियोजेनिक सेल्स और जो एपिब्लास्ट लेयर जो होती है, इनके बीच में जो एमनियोटिक कैविटी होती है, इसी में भ्रूण, ये जो एमनियोटिक कैविटी आप देख रहे हैं, इसी में भ्रूण उपस्थित होगा। और उसके लिए न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? एल्ब्यूमिन कैविटी से आएगा। ये नीचे वाली जो एल्ब्यूमिन कैविटी है, ये इनमें जो न्यूट्रिशन होगा वो होगा, और ये जो एमनियोटिक कैविटी है इसमें भ्रूण उपस्थित होगा। तो ये आप बात समझ चुके हैं। ये लेयर, एमनियोजेनिक लेयर, ये किसने बनाई है? सेल्स ऑफ रोबर ने बनाई है। आप यहाँ पे ये सेल्स की जो न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट, उसके हिसाब से ये सिंसाइसियोट्रोफोब्लास्ट जो हमने आपको बताया था वो है। यहाँ सिंसाइसियल सेल है, जिसको मल्टी न्यूक्लिएट आप कह सकते हैं। ये सेल्स क्लियर नहीं होती हैं। और आपने ये अंदर वाली सेल्स देखी, ये अंदर वाली जो सेल्स होती है इनको साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। साइटो मतलब कि ठीक है, ये एक पूरी तरीके से एक सेल्स हैं, क्लियर सेल्स हैं, लेकिन इनमें जो न्यूक्लियस है वो एक ही पाया जाता है। ये बीच में जो आप देख रहे हैं इनको लेक्यूना कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब उसके बाद में आपने देखा ट्रोफोब्लास्ट जो होती है वो अंदर की परत जो होती है सिंसाइसियोट्रोफोब्लास्ट, और जो भीतर की परत होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है। तो आपने ये देखा। अब आप ये देखेंगे कि जो हायोब्लास्ट है, हायोब्लास्ट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म निर्मित होती है। और अब जैसे ही हायोब्लास्ट, हायोब्लास्ट आप देख सकते हैं, ये जो नीचे वाला जो लेयर है इसको हायोब्लास्ट कहते हैं। हायोब्लास्ट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म निर्मित होती है तथा एल्ब्यूमिन कैविटी जो होती है ये प्राइमरी योक सैक में बदल जाती है। आपने ये देखा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, ये जो होती है हायोब्लास्ट, इससे ये फॉर्म होती है, ये कंप्लीट जो है एंडोडर्म फॉर्म हो गई है। और जो नीचे आपने अब तक देखी थी कैविटी, एल्ब्यूमिन कैविटी, उसको हमने नाम दे दिया प्राइमरी योक सैक। अब आगे प्राइमरी योक सैक जो होता है ये सेकेंडरी योक सैक में बदल गया। और आपने देखा था एंडोडर्म जो होती है, हायोब्लास्ट जो होती है वो एंडोडर्म का फॉर्मेशन कर लेती है। एंडोडर्म के अलावा एंडोडर्म के नीचे की ओर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का निर्माण हो जाता है। और मेसोडर्म को बनाएगा कौन? ट्रोफोब्लास्ट। और जबकि एंडोडर्म को किसने बनाया? हायोब्लास्ट ने। और ये जो ऊपर वाला लेयर है इसको किसने बनाया? ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स ऑफ रोबर ने। तो ये आप सारा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ है प्राइमरी योक सैक का जो आकार होता है वो आकार भी घट जाता है। और जब प्राइमरी योक सैक का आकार घट गया तो इसे ही सेकेंडरी योक सैक कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके नीचे जो मेसोडर्म का लेयर जो यहाँ पे बन गया है, ये जो ग्रीन स्टार से हमने शो किया है, तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो होती है, इस मेसोडर्म को बनने से जो सेकेंडरी योक सैक होता है उसका साइज जो होता है वो थोड़ा घट जाता है। उसके बाद में आप आगे देखेंगे कि ये जो मेसोडर्म है ये सोमेटोप्लोरिक मेसोडर्म जो होती है, मेसोडर्म के दो लेयर होते हैं, वो हम बात करेंगे आगे कि मेसोडर्म के जो होते हैं वो दो लेयर होते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो होती है वो दो लेयर से निर्मित होती है। पहला सोमेटोप्लोरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इसको हम सोमेटोप्लोरिक मेसोडर्म बोल सकते हैं। और दूसरा होगा स्प्लैक्नोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इसको हम शॉर्ट में स्प्लैक्नोप्ल्यूरिक मेसोडर्म बोलेंगे। तो आप देख रहे हैं ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो ऊपर स्टार से शो किया है हमने, ये सोमेटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। नीचे वाला जो ये लेयर है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म हो गया। और इसके नीचे जो ये ब्लैक स्टार से दिखाया गया है ये स्प्लैक्नोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म हो गया। और जो नीचे ये ग्रीन नीचे वाले स्टार जो हैं इसको सोमेटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कहेंगे। यानी इससे क्या मीनिंग कि सोमेटोप्ल्यूरिक जो होती है ना, ये लेयर तो चारों तरफ बनती है, लेकिन जो स्प्लैक्नोप्ल्यूरिक होती है ना वो सिर्फ नीचे की साइड में ही, वेजिटल पोल जो होता है उसकी साइड में ही इस लेयर का फॉर्मेशन होता है। अब आप देखेंगे कि ये जितने भी लेयर होते हैं ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। अब तक एंडोडर्म बन चुकी है, मेसोडर्म बन चुकी है। मेसोडर्म के दो लेयर जो होती है स्प्लैक्नोप्ल्यूरिक और सोमेटोप्ल्यूरिक जो होती हैं, दोनों का फॉर्मेशन हो चुका है। अब सबसे पहले हमने बताया था एंडोडर्म बनती है, उसके बाद में मेसोडर्म बनती है, और उसके बाद में मैमल्स जैसे एनिमल्स की हम बात करें तो सबसे एंड में बनता है एक्टोडर्म। तो अब देखिए आप कि कौन सी सेल्स जो होती हैं वो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन कर रही हैं, कहाँ बनता है कहाँ नहीं बनता। तो देखिए आप, यहाँ जो ट्रोफोब्लास्ट था इसी से एक्टोडर्म का निर्माण होता है, इसको कहते हैं ट्रोफो एक्टोडर्म।
तो जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो थी उसी से एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है और उसको कहते हैं ट्रोफो एक्टोडर्म। तो यहाँ पे सारे लेयर्स बन चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ कोशिकाएं दिखाई हैं, जैसे सर्कल फर्स्ट, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं दिखाई हैं। ये सर्कल सेकंड, इसमें भी 2 प्रकार की कोशिकाएं, सर्कल 3 और सर्कल 4। तो ये सर्कल बना के हमने हर सर्कल में 2-2 लेयर्स इसमें शामिल की है। जो फर्स्ट सर्कल की जहाँ पे आपने बात की, उसको फर्स्ट लेयर जो एमनियन होती है, फर्स्ट सर्कल फर्स्ट एमनियन लेयर को शो करता है। उसका आउटर लेयर जो होता है वो सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म का बना होता है। इनर जो है वो ट्रोफो एक्टोडर्म का बना होता है। किसका? एमनियन लेयर का। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो सेकंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कोरियन होती है। कोरियन का आउटर पार्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म यानी ट्रोफो एक्टोडर्म का बना होता है और इनर सोमेटोप्लूरिक मेसोडर्म का बना होता है। थर्ड लेयर जो होती है वो योगसैक होती है। उसको आउटर लेयर जो होता है उसका वो स्प्लैक्नोप्लूरिक मेसोडर्म का बना होता है। इनर लेयर जो होता है वो एंडोडर्म का बना होता है। फोर्थ जो होती है उसको एलेंटोइस कहते हैं। और जो एलेंटोइस होती है उसका आउटर लेयर की बात करें तो स्प्लैक्नोप्लूरिक मेसोडर्म का बनता है और इनर लेयर की बात करें तो वो एंडोडर्म का बना होता है। तो इन चारों अगर लेयर्स की हम बात करें, इन चारों तो चारों ये कुछ इस प्रकार से, ये एमनियन हो गई, ये एमनियोटिक कैविटी आप देख रहे हैं, जिस एमनियोटिक कैविटी में एम्ब्रियो होता है हमने बात की थी। ये एमनियोटिक फ्लूइड हो गया जिसमें एल्ब्यूमिन होती है। ये सबसे आउटर लेयर जो होती है ये कोरियन हो गई। ये वाली जो है ये एलेंटोइस हो गई और ये वाला पोर्शन योगसैक का हो गया। तो ये जो है ये आप ह्यूमन कोरियोनिक प्लेसेंटा में आप ये सारी सिचुएशन देख सकते हैं। और ह्यूमन में कोरियोनिक प्लेसेंटा पाई जाती है और यहाँ पे एक कोरियन झिल्ली भी अलग से पाई जाती है। और ह्यूमन में जो प्लेसेंटा पाई जाती है उसका टाइप कोरियोनिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ कोरियन जो लेयर्स होती है ये प्रेजेंट होती है। इसके बाद में हम सोमेटिक एक्टो एंडो और मेसोडर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे समझते हैं कि सोमेटिक जो होती हैं, सोमेटिक एक्स्ट्रा का तो हमने देख लिया था, लेकिन हम सोमेटिक एक्टो एंडो और मेसोडर्म का फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं। प्रिमिटिव स्टिक और हैंसन नोड के बारे में क्वेश्चन है कि ये कैसे बनती है, किसको कहते हैं, तो वो एक जो है क्वेश्चन है, तो उसका जवाब देने के लिए ज़रूरी है। ये हाइपोब्लास्ट है, ये ऊपर वाले जो हैं एपिब्लास्ट है। तो यहाँ क्या होता है कि एपिब्लास्ट वाली जो सेल्स हैं वो ग्रोथ करती हैं और एक बंच, एक हैमर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। हैमर में जो आगे की लोहे की जो स्ट्रक्चर होती है उसका फॉर्मेशन करती है। तो ये एपिब्लास्ट होती है। टोटली ये प्रोलिफेरेशन ऑफ एपिब्लास्ट होता है। इसी को प्रिमिटिव स्टिक कहते हैं, इसी को हैंसन नोड कहते हैं। तो एपिब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं उनका जो प्रोलिफेरेशन हो जाता है उसको प्रिमिटिव स्ट्रिक कहते हैं। एक्सिस डिसाइडेशन में ये आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट संरचना होती है हैंसन नोड या प्रिमिटिव स्ट्रिक की हम बात करें। तो प्रिमिटिव स्ट्रिक जो होती है ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस, हमने बताया था एम्ब्रियोनिक एक्सिस डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एपिब्लास्ट जो होती है, देखिए हायोब्लास्ट जो होती है वो तो चेंज हो जाती है एंडोडर्म में। आप ये देख रहे हैं कि ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, ठीक है, और ये यहाँ पे। तो हायोब्लास्ट जो है, हायोब्लास्ट जो लेयर होती है वो तो बिल्कुल एकदम एंडोडर्म में चेंज हो जाती है। नीचे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं कि ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये हायोब्लास्ट वाला था, तो ये एंडोडर्म में चेंज हो गई। एक्टोडर्म जो ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो एक्टोडर्म में चेंज हो जाता है और उसमें कुछ सेल्स, कुछ स्पेशल सेल्स होती है, उनसे मेसोडर्म का फॉर्मेशन बीच में हो जाता है। तो ये एपिब्लास्ट हो गई, ये हायोब्लास्ट हो गई। इन दोनों के बीच में जो लेयर बनती है वो मेसोडर्म बनती है। तो इन दोनों के बीच में मेसोडर्म बनती है और जो हायोब्लास्ट होती है वो एंडोडर्म में चेंज हो जाती है। और एपिब्लास्ट की ही कुछ कोशिकाएं जो होती है वो मेसोडर्म का फॉर्मेशन करने में योगदान अपना देती हैं और उसके बाद मेसोडर्म को बनाने के बाद में जितनी भी रिमेनिंग एपिब्लास्ट जो होती हैं वो सारी एक्टोडर्म में चेंज हो जाती है। तो आज की बेसिक वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।